हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बनिक पदार्थों के शोधन की विभिन्न विधियों को बताया है। अब इसी में हम आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रोमा या वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग। इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है उसे किसी अधिशोषक में शोषित कराया जाता है। तो उसके विभिन्न घटक जो हैं, कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में जो अलग अलग कार्बनिक पदार्थ हैं वो उस अधिशोषक में अलग अलग स्तर में जाके अधिशोषित हो जाते हैं। तो उसके लेयर्स बन जाते हैं। अधिशोषक में इन कार्बनिक पदार्थों के अलग अलग लेयर बन जाते हैं, अलग अलग स्तर बन जाते हैं और वो अलग अलग रंगों की दिखने लगते हैं। फिर उनको अधिशोषक से अलग अलग उसको पृथक कर लिया जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर के लेयर आपको दिखते हैं। वर्ण लेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों का शोधन करने में, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाली टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। देखिए, पादपों को आप देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि पादप हरे कलर के हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पादपों की पत्तियों में, फूलों में, फलों में अलग अलग कई प्रकार के कलर दिखेंगे। अगर कोई पत्ती आपको हरी दिख भी रही है तब भी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पीलापन भी रहता है। तो इनमें अलग अलग कई प्रकार के पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। जैसे आप क्लोरोफिल का नाम सुनते हैं, है ना, वैसे ही ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स, एंथोसाइनिन, ऐसे कई प्रकार के उसमें रंग होते हैं, पिगमेंट होते हैं। जैसे आप गुलाब के फूल में जो कलर देखते हैं, रंग देखते हैं, वो एंथोसाइनिन वर्णक के कारण से होता है ना। पत्तियों में जो कलर है, हरा कलर है, वो क्लोरोफिल के कारण से है। पीला कलर है वो ज़ैंथोफिल के कारण से है। गाजर का जो लाल कलर है वो कैरोटीन के कारण से है, बीटा कैरोटीन के कारण से। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पादपों में पाई जाती है। उनको पृथक करने के लिए, जैसे मान लो आप पत्ती को कुचल दें या एल्कोहल में आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दें तो उसके पिगमेंट, उसके कलर अलग हो जाते हैं, लेकिन वो मिक्स रहेंगे। तो अब आप उसमें से ज़ैंथोफिल या क्लोरोफिल या कैरोटीन को आप कैसे अलग करेंगे? तो उसी के लिए सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया गया था। क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है, जिसका अर्थ है रंग। मतलब ये है कि अलग अलग रंग के आपको स्तर इसमें दिखाई देंगे। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित कर दिया जाता है। अधिशोषित करने का एक मतलब अवशोषित करना भी है, आप समझ सकते हैं। मतलब वो अपने अंदर ले लेता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो इस पात्र में कोई अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ है, हम इसमें उस मिश्रण को डालेंगे तो अलग अलग स्तरों में उसके अलग अलग चीजें अधिशोषित होंगी। जैसे मान लो आपने 4 प्रकार के वर्णकों का मिश्रण मिला के इसमें डाला, जैसे क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, एंथोसाइनिन है, इन चारों को मिला के डाल दिया तो वो अलग अलग स्तरों में अधिशोषित हो जाएंगे। क्लोरोफिल अलग हो जाएगा, ज़ैंथोफिल अलग हो जाएगा, कैरोटीन अलग हो जाएगा, है ना, एंथोसाइनिन अलग हो जाएगा। तो इनके अलग अलग रंगों के स्तर दिखने लगेंगे आपको इस अधिशोषक में। अधिशोषक के रूप में हम किसी सुटेबल पदार्थ को लेते हैं, उसके बारे में भी हमें बात करेंगे। कभी पेपर ले सकते हैं या कभी उसमें कोई द्रव ले सकते हैं अधिशोषक के रूप में। ऐसे अलग अलग चीज़ों को हम उसमें अधिशोषक के रूप में लेते हैं। वो स्थिर प्रावस्था है, अधिशोषक स्थिर रहता है। जब आप उसमें मिश्रण डालते हो तो मिश्रण धीरे धीरे उसमें गतिशील रहता है और अलग अलग स्तरों में जाके अधिशोषित होता है। तो वो गतिशील प्रावस्था होती है। जिस मिश्रण को आप पृथक करना चाहते हो वो गतिशील होती है, और जिस अधिशोषक में उसको अधिशोषित करना चाहते हो वो स्थिर रहती है। तो वो स्थिर प्रावस्था कहलाती है। स्थिर प्रावस्था ठोस
अथवा द्रव हो सकती है। मैंने कहा ना कि अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हो उसमें। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। ये देखिए, किस किस को प्रवाहित कर सकते हो? विलायकों के मिश्रण को, ठीक है, या एक विलायक को या विलायकों के मिश्रण को, या गैस को धीरे धीरे, गैसों के मिश्रण को भी आप प्रवाहित कर सकते हो, लेकिन ठोस को प्रवाहित नहीं कर सकते। आप अधिशोषक के रूप में ठोस को ले सकते हो, लेकिन गतिशील प्रावस्था के रूप में आप सिर्फ द्रव या गैस को ले सकते हो, क्योंकि ठोस गतिशील नहीं होता है, ठीक है। तो जिसका मिश्रण बनाया हो ना, वो ठोस अवस्था में नहीं होना चाहिए, वो या तो द्रव अवस्था में होना चाहिए या गैस अवस्था में होनी चाहिए। तो वो अलग अलग दिशा में, अलग अलग स्तरों में मूव करके जाएगा वो। इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था या मोबाइल फेज कहते हैं, और जो स्थिर प्रावस्था है उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें अधिशोषण वर्ण लेखन और वितरण वर्ण लेखन, ये दो मेन है, ठीक है। अधिशोषण वर्ण लेखन यानी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ज्यादातर हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया उस सिद्धांत पे इसको उपयोग किया जाता है। तो पहला है अधिशोषण वर्ण लेखन। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अवशोषित होते हैं। अब समझिए इस बात को, जैसे कि मान लो ये कोई अधिशोषक है, ये द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। इसमें कोई चीज को, मिश्रण को हम डाल देते हैं, तो मिश्रण में जैसे 4 चीजें हैं मान लो, या 3 चीजें हैं, तो कोई इसमें जल्दी अधिशोषित हो जाएगा और कोई देरी से अधिशोषित हो जाएगा। तो जो जल्दी अधिशोषित हो जाएगा वो सबसे पहला लेयर बनाएगा, उसके बाद थोड़ा धीमे अधिशोषित होगा, वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो थोड़ा बाद में अधिशोषित होगा, और कम होने वाले थोड़ा और आगे बढ़ के बाद में अधिशोषित, मतलब जो जल्दी अधिशोषित होगा वो डालते ही सबसे पहले लेयर में अधिशोषित हो जाएगा तुरंत। जो थोड़ा धीमे अधिशोषित होगा वो थोड़े आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के अधिशोषित होगा तो दूसरा लेयर बनाएगा, और कम अधिशोषित होने वाला और आगे बढ़ के अधिशोषित होगा। तो मिश्रण में से चीजें इसी आधार पे पृथक हो जाती हैं कि अधिशोषक में वो कितना जल्दी अधिशोषित होंगे। अगर जल्दी अधिशोषित हो जाएगा तो पहला लेयर बना लेगा, थोड़ा धीमे होगा तो दूसरा लेयर बनाएगा, ऐसा इस आधार पे वो धीरे धीरे पृथक हो जाएगा। साधारणतः एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये देखिए, एल्यूमिना या सिलिका जेल। एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के समय बनने वाला एक पदार्थ है, एल्यूमिना जो कच्चा एल्यूमिनियम है समझ लो, है ना। या सिलिका जेल, जेल के रूप में आप कोई चीज को लेते हैं तो उसमें जल्दी बढ़िया से मूव भी करता है ना। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अधिशोषक के रूप में। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। मैंने अभी बताया कि जब आप मिश्रण को डालोगे तो उसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग दूरी तय करते हैं। कोई जल्दी अधिशोषित होगा तो कम दूरी तय करेगा, जल्दी अधिशोषित हो जाएगा, उसके बाद वाला उसके बाद, ऐसे अलग अलग लेयर में। तो जो कम अधिशोषित होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, सीधा सा मतलब है। निम्नलिखित 2 प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इसमें भी अधिशोषण पे 2 प्रकार के हैं। एक है कॉलम वर्ण लेखन और दूसरा है पतली परत यानी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो पहला है कॉलम वर्ण लेखन, स्तंभ वर्ण लेखन। इसमें हम क्या करते हैं, कांच की एक लंबी नली लेते हैं, उसमें अधिशोषक को भर देते हैं, उसमें मिश्रण को उड़ेल देते हैं, बस वो अलग अलग दूरी तय करके अधिशोषित हो जाएगा, अलग अलग लेयर बना लेगा।
बस बहुत सिंपल सा तकनीक है। इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक स्थिर प्रावस्था भरा जाता है। नली के निचले सिरे पर रोधनी लगी होती है। रोधनी का मतलब वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को खोलोगे तो धीरे धीरे वो चीजें निकलती चली जाएंगी अधिशोषक के साथ। चित्र में दिखाया है, देखिए, ये देखिए, ये रोधनी है, देखिए, ठीक है। इसमें हम एक कांच एक रुई भी लगा देते हैं यहां पर, और ये देखिए, ये पूरा अधिशोषक भरा है इसमें पूरा ना, ये पूरा सफेद रंग का अधिशोषक भरा है। जब हम इसमें मिश्रण को डाल देते हैं तो ये देखिए, यौगिकों का मिश्रण का ख गा, 3 प्रकार के मिश्रण इसमें हमने डाले हैं, और ये तीनों, ये देखो, अलग अलग स्तरों में ये अलग अलग हो गए। इस विलायक में घोल के हमने डाला था मिश्रण को, तो विलायक अलग रह गया और मिश्रण अलग होकर के फिर ये मिश्रण के अलग अलग स्तर बन गए। आप समझ रहे हैं? देखिए, मिश्रण में से ये ख ग अलग अलग कैसे हुए? तो क वाला यहीं पर अधिशोषित हो गया था क्योंकि जल्दी अधिशोषित हुआ। ख वाला थोड़ा देरी से अधिशोषित हुआ तो थोड़ा नीचे चला गया। ग वाला और धीरे हुआ तो थोड़ा और नीचे चला गया। अब क्या करेंगे? इस वाल्व को, रोधनी को खोल देंगे तो पहले ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, फिर इसको अलग कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे, फिर उसको अलग, तो अलग अलग पात्र में हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि ये जो पिगमेंट है या जो भी मिश्रण थे अलग अलग तो हो गए, लेकिन अभी भी ये अधिशोषक में घुले हुए हैं। तो इनको अलग अलग इकट्ठा करने के बाद अधिशोषक के उनसे उनको अलग करना पड़ेगा। उसके लिए फिर वही क्रिस्टलोग्राफी या फिर आपका आश्वन विधि या कोई और विधि के द्वारा आप इसको पृथक करेंगे। अभी आपने क्रोमेटोग्राफी में क्या किया? बस इनको अलग अलग स्तरों में अधिशोषित करा दिया है, बस, और कुछ नहीं कराया है। यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। हमने इसमें एक विलायक में घोला था। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप क्लोरोफिल, कैरोटीनॉयड, एंथोसाइनिन और ज़ेंथोफिल, इनको आप पृथक करना चाहते हो। आप उनके मिश्रण को किसी विलायक में घोलोगे ना, तो जनरली हम उसको एल्कोहल में घोलते हैं। तो थोड़े से एल्कोहल में हम घोल देंगे उसको और भर देंगे, तो विलायक अलग रह जाएगा, पता है आपको, और जो पिगमेंट है वो अलग अलग अधिशोषित हो जाएंगे। ये विशेषता है इसकी। तत्पश्चात एक उपयुक्त निक्षालक, जो द्रव या द्रवों का मिश्रण होता है, तो कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। जिसको आप पृथक करना चाहते हो वो मिश्रण बोल रहा है ये, बस। विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। अधिक अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशेष रह जाते हैं, जबकि अन्य यौगिक कॉलम में विभिन्न दूरियों तक नीचे आ जाते हैं। यही चीज मैंने अभी आपको कई बार बताया कि जो जल्दी अधिशोषित हो जाएगा वो ऊपर में रहेगा, उसके बाद वाला नीचे, उसके बाद वाला नीचे, क्योंकि अधिशोषण में ज्यादा समय लगेगा तो वो ज्यादा नीचे तक जा पाएंगे, सीधा सा मतलब है। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है अभी, ठीक है। अब है पतली परत वर्णलेखन, ठीक है। पतली परत वर्णलेखन, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको टीएलसी कहते हैं, एक अन्य प्रकार का अधिशोषण वर्णलेखन है। इसमें एक अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है, ठीक है। इस तकनीक में कांच की उपयुक्त आमाप की प्लेट पर अधिशोषक, सिलिका जेल या एल्यूमिना की पतली परत फैला दी जाती है। देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं है ना, थोड़ा सा मैंने शायद पहले गलत बता दिया था, पेपर इसके बाद वाला रहेगा। इसमें भी सिलिका जेल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन स्लाइड में करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड में, कांच की स्लाइड है, उसमें हम सिलिका जेल की एक लेयर बना दिए, पतली लेयर, और उसको मिश्रण में लटका देते हैं। मिश्रण की मतलब जो घोल है उसमें ऐसे रख देते हैं।
तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें उसमें अधिशोषित होकर ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे अपन। तो बहुत पतली लेयर लगाते हैं ना, इसमें 0.2 mm की पतली परत फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं। मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। या तो आप उसको मिश्रण में डुबा देते हैं या एक बिंदु के रूप में रख देते हैं बस, तो बिंदु से अलग अलग होकर फैल जाते हैं वो मिश्रण। ठीक है, प्लेट को अब कुछ ऊंचाई तक विलायक से भरे एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। निक्षालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे मिश्रण के अवयव निक्षालक के साथ प्लेट पर आगे बढ़ते जाते हैं। आपने क्या किया है, जैसे कि 4 चीज़ों का आपने मिश्रण लिया है, मैंने पहले बताया, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इन चारों के मिश्रण को अभी विलायक में नहीं घोले हैं आप, सिर्फ मिश्रण का एक बिंदु आप सिलिका जेल के ऊपर लगा दिए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया, ये देखिए ये विलायक है। मान लो अल्कोहल आपने विलायक के रूप में लिया है। इस विलायक को आप एक बीकर में भर देते हैं थोड़ा सा, और उसमें आप इस सिलिका जेल की स्लाइड को ऐसे डुबा देते हैं थोड़ा सा। बिंदु जहां पर लगा है वो बिंदु नहीं डूबना चाहिए, उसके निचले वाला हिस्सा थोड़ा सा डूबा हुआ है विलायक में। किस विलायक में? अल्कोहल जैसे विलायक में, जिसमें ये पिगमेंट अलग अलग घुल सकते हैं, मतलब ऐसा। अब ये विलायक धीरे धीरे सिलिका जेल में ऊपर चढ़ेगा। सिलिका जेल में जब ऊपर चढ़ेगा तो इनमें से उन पिगमेंट को घोल के ऊपर लेके जाएगा, और ये चीजें अलग अलग स्तरों में अधिशोषित होकर अलग अलग स्तर बना लेंगे। विलायक के ऊपर अधिशोषित होने से ये मिश्रण में से अलग अलग पिगमेंट अलग अलग स्तरों में चले जाएंगे। तो ये भी एक सरल विधि है। परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति भिन्न होती है। इस कारण वे पृथक हो जाते हैं। विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण को मंदक गुणांक रिटार्डेशन फैक्टर अर्थात RF मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए RF मान, रिटार्डेशन फैक्टर, आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी यानी x बटा आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी y। मतलब यौगिक कितना ऊपर बढ़ रहा है और विलायक से वो कितना दूर था, इन दोनों का रेशियो x बटा y। आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी और आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी। ठीक है, ये देखिए यहां पर जब आपने विलायक में इसको डुबाया था तो विलायक ऊपर चढ़ा तो इसी में से पिगमेंट लोगों को लेकर के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपने यहां पर आधार रेखा रखा क्योंकि आपने इतने में से डुबाया था, उसको इतना डुबा दिया था आपने विलायक में से, तो ये आधार रेखा हुआ। अब आधार रेखा से इतनी दूरी x हुई ऊपर में जो रखा, और आधार से इतनी दूरी y हुई जो आपने रखा, बस क्योंकि आपने इतना डुबा दिया था तो ये आधार रेखा हुआ। और बिंदु यहां पर है तो इतनी दूरी x हुई और विलायक इतनी दूरी तक चढ़ी, ये दूरी y हुई। ये आपको समझना है। रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है। ये प्लेट में अलग अलग बिंदु अलग अलग पृथक हो जाते हैं, अलग अलग चीजें, परंतु रंगहीन एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रदीप्त होने वाले यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर देखा जा सकता है। देखिए कई ऐसे रंग होते हैं जिनको आप साधारण प्रकाश में देखेंगे तो नहीं दिखेगा, उसके लिए पराबैंगनी किरण डालोगे तो चमकता है, तब आपको दिखेगा। तो पराबैंगनी किरणों के नीचे रखेंगे तभी वो दिखेगा आपको। एक अन्य तकनीक में
जार में कुछ आयोडीन के क्रिस्टल रखकर भी रंगहीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। जो यौगिक आयोडीन अवशोषित करते हैं उनके बिंदु भूरे दिखाई देने लगते हैं। आयोडीन में रख देंगे तो कुछ वो आयोडीन अधिशोषित करके भूरे दिखाई देंगे। कभी कभी उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को प्लेट पर छिड़क कर भी बिंदुओं को देखा जा सकता है। जैसे एमिनो अम्लों के बिंदुओं को प्लेट पर निनहाइड्रीन विलयन छिड़क कर देखते हैं। देखिए, कई प्रकार के अमीनो अम्लों को मिक्स करके आपने क्रोमेटोग्राफी से पृथक किया। अब वो अमीनो अम्ल के अलग अलग स्तर नहीं दिख रहे हैं, इस साधारण लाइट में कलर नहीं दिख रहा है, तो उसमें अगर हम निनहाइड्रीन छिड़क देते हैं तो फिर अमीनो अम्लों के अलग अलग स्तर अलग अलग कलर में दिखने लगते हैं निनहाइड्रीन के छिड़काव से। अब है वितरण क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेपर रहता है जिसको अपन क्रोमेटोग्राफी पेपर ही कहते हैं। ये अलग से एक प्रकार का पेपर आता है मार्केट में, ठीक है, ये पेपर है। हम इसका क्या करते हैं, एक पतला स्ट्रिप इसका काट लेते हैं, ऐसा इतना पतला स्ट्रिप काट लिया हमने, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि उस मिश्रण को जिसको पृथक करना है उसका एक बिंदु ऐसे ही लगा देते हैं, जैसे अपनी सिलिका जेल में लगाया था वैसा ही एक बिंदु इसमें लगा देते हैं और इसको विलायक में ऐसे डुबा देते हैं वैसे ही थोड़ा सा। अब विलायक धीरे धीरे चढ़ेगा, मिश्रण तक आएगा, फिर मिश्रण से चीज़ों को घोल घोल करके ऊपर ले जाएगा और अलग अलग जगहों पे अधिशोषित करा देगा। तो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेयर में अधिशोषित हो जाएंगे। तो जो काम आपने सिलिका जेल के स्लाइड में किया था वही काम आप क्रोमेटोग्राफी के इस पेपर में करेंगे। और ये सरल विधि है क्योंकि क्रोमेटोग्राफी पेपर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपको कोई उसमें स्लाइड लाइट या जेल वेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा एक बिंदु लगाइए, विलायक में डाल दीजिए, चढ़ जाएगा फटाक से, क्रोमेटोग्राफी दिख जाएगा आपको, एल्कोहल में ही दिख जाएगा। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्था के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। विभेदी मतलब अलग अलग करने पे, वही काम है। कागज वर्णलेखन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा ना कि पेपर उसका अलग से आता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। ये देखिए बिल्कुल वही चीज है कि एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, देख सकते हैं पेपर है, इस तरह से अलग अलग काट सकते हैं, ऐसे गोल लगा दिया है या उसमें स्ट्रिप काटा है बस। ये देखिए एक बिंदु लगा दिया आपने घोल का मिश्रण का और ये विलायक में आपने थोड़ा सा डुबा दिया। अब विलायक ऊपर चढ़ेगा और इसमें से अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग जगह पे अधिशोषित हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है, ठीक है। गतिशील प्रावस्था, ऊपर चढ़ेगा विलायक और मिश्रण में से घोल घोल करके ऊपर ले जाएगा। जो पेपर में आपने मिश्रण लगा दिया है बिंदु, उसी के अलग अलग अवयवों को घोल लेगा अपने में। जैसे एल्कोहल सभी पिगमेंट को घोल लेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, तो पेपर में वो अलग अलग स्तरों में अलग अलग जगहों पे अधिशोषित हो जाएंगे। केशिका क्रिया के कारण, देखिए केशिका आप जानते होंगे जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। बहुत पतले छिद्र होते हैं, पाइप होते हैं बहुत पतले, जैसे स्पंज में होता है। स्पंज के छिद्रों को आप देख रहे हो, उतना पतला छिद्र होना चाहिए, उतने पतले पाइप होने चाहिए। तो द्रव ना केशिका में अपने आप चढ़ जाते हैं। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उस पेपर में केशिका के जैसे, स्पंज के जैसे बना होता है, तो उसमें चढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने फिल्टर पेपर भी देखा होगा, लगभग वैसे ही चीज होता है वो भी।
केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। तो जो मिश्रण में अलग अलग चीजें हैं उनको लेके ऊपर बढ़ते ही वो अधिशोषित होते चले जाएंगे। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़क कर हम देख लेते हैं। तो अगर आप पिगमेंट का विलयन लिए हैं, मतलब मिश्रण लिए हैं, तब तो पिगमेंट अलग अलग दिख जाते हैं। जैसा मैंने कहा था कि क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल और एंथोसाइनिन लेते हो तो कलर अपने आप रहते हैं ना, तो कलर अलग अलग दिख जाएंगे। लेकिन जैसे आप अमीनो एसिड के विलयन मिश्रण को लेते हो तो फिर अमीनो एसिड ऐसे नहीं दिखेंगे अलग अलग लेयर में, फिर उसमें नील हाइड्रिन छिड़कना पड़ेगा, है ना। या कोई ऐसा केमिकल है जो पराबैंगनी किरण में देखेगा तो फिर पराबैंगनी किरण लगा के देखना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी क्रोमेटोग्राफी में देखने के लिए, क्योंकि ये जो मिश्रण है ये मान लो यहाँ 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 ऐसे अलग अलग लेयर बना लिए हैं, तो इनको देखने के लिए आपको या तो पिगमेंट है तो दिख जाएगा और नहीं तो आपको कोई चीज़ उसमें छिड़कना पड़ेगा तब दिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्रोमेटोग्राफी मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब हम इसमें नेक्स्ट ले रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण का मतलब यह है किसी कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये चीजें पाई जाती हैं तो उनकी कितनी मात्राएं वहां पर पाई जाती हैं उस कार्बनिक पदार्थ में। आप इसका 11वीं 12वीं के प्रैक्टिकल भी करते हो, लेकिन आज अभी चूंकि 1-2 सालों से अभी 2021 गया है, 2022 आया है, पिछले 1-2 सालों में यहाँ पर भारत में या पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो लॉकडाउन के कारण से ठीक से पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाई स्कूलों में, प्रैक्टिकल वगैरह ठीक से नहीं हो पाई हैं। लेकिन अगर आप बाद में किसी साल में इसको देख रहे हो जहाँ आप स्कूलों में या कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हो तो फिर आप ये चीज़ें करे हो। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन तो उपस्थित रहते ही हैं, क्योंकि इसीलिए इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन हैं। तो ये भी कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान। किसी पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन है, इस चीज की पहचान आप कैसे करेंगे, उसी का हम यहां पर एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो जो यौगिक आपको दिया गया है, इस यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब आप गर्म करोगे कार्बनिक पदार्थ को, ठीक है, तो अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है जल बना के निकल जाएगा। आप रिएक्शन को देखिए ना, आपने कार्बनिक पदार्थ को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म किया, कॉपर 2, क्योंकि यहां पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2+ है, क्योंकि ऑक्सीजन 2- है तो कॉपर 2+ है, ऐसा। ठीक, तो कॉपर के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब आपने गर्म किया तो कार्बनिक पदार्थ का जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ रिएक्शन करेंगे और CO2 और H2O बनाएंगे और कॉपर अलग हो जाएगा और इनके भाप आपको, इनके गैस आपको मिल जाएंगे। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि CO2 हमको मिला है? CO2 की पहचान आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चूने का ताजा बना हुआ विलयन लेंगे। चूना का जो पानी है, चूना पानी जिसको कहते हैं,
वो एक्चुअली चूने को पानी में घोला जाता है तो घुल जाता है, उसके बाद उसको बैठने दिया जाता है, तो ऊपर में एकदम फिल्टर टाइप का, साफ टाइप का पानी आपको मिल जाएगा। वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसमें उस CO2 को प्रवाहित करते हैं, इस गैस को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया रंग बनाता है। आपको पता है ना कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालने से वो दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है तो दूधिया हो जाता है। पहले केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो वो फिल्टर था, साफ था। तो अगर इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हो और अगर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, उसका मतलब है कि उसमें CO2 था। और H2O की पहचान कैसे करेंगे? तो आप समझिए कि जब आप कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा नमी या पानी डालते हो तो नीले कलर का हो जाता है। एकदम सूखा वाला जो कॉपर सल्फेट है ना, वो नीला कलर का नहीं होता, एकदम ड्राई, वो कलरलेस टाइप का रहता है, सफ़ेद टाइप का। जब उसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है या नमी पड़ जाता है तो तुरंत नीला हो जाता है, उसको नीला थोथा कहते हैं। तो ये देखिए, कॉपर सल्फेट का एकदम सूखा श्वेत पाउडर आप लेते हो और इस जो निकलने वाले गैस हैं, इनको जब इसमें पास करते हो तो ये नमी को ये अवशोषित करके रहेगा कॉपर सल्फेट ही, लेकिन इसमें 5H2O जुड़ जाता है जब, तो ये नीला कलर का हो जाता है। देखिए ये जुड़ा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट 5H2O, ये जुड़े हुए हैं, प्लस नहीं है, ये जुड़ा हुआ है दोनों। तो सूखा कॉपर सल्फेट श्वेत कलर का होता है और जब उसमें पानी जुड़ जाता है तो वो नीला कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। अब अन्य तत्वों की पहचान कैसे करेंगे? भाई कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन है क्या, या फास्फोरस या सल्फर या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई चीज़ और है क्या? इस चीज़ की पहचान आप कैसे करेंगे? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी पहचान लेंसे परीक्षण द्वारा किया जाता है, जिसको लेसेग्ने परीक्षण भी कहते हैं। लेसेग्ने, आप सिंपल लेंसे भी पढ़ सकते हैं, लेंसे परीक्षण, लेकिन जनरली हिंदी वाले भी इसको लेसेग्ने टेस्ट कहते हैं, लेसेग्ने टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं, यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर यह तत्व सहसंयोजी रूप में आयनिक रूप में, सहसंयोजिक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। अब क्या लिखा है इसको समझ लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, एक पतला सा ना ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसा एक पतला सा छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है, जिसमें ये काम करते हैं अपन। संगलन ट्यूब कहते हैं उसको, फ्यूजन ट्यूब। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि पहले सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डालते हैं उसके अंदर, छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल देते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हो उसकी थोड़ी सी मात्रा उसी ट्यूब में सोडियम के ऊपर डाल दिया जाता है। फिर स्पिरिट लैंप में ना उसको ऐसे ऐसे करके गर्म किया जाता है, उसमें स्टैंड में पकड़ के ऐसे उसको हैंगर में पकड़ के उसको गर्म किया जाता है। तो सोडियम धातु जब पिघलता है तो उसमें वो कार्बनिक पदार्थ मिक्स हो जाता है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो उसमें वो कार्बनिक पदार्थों की अलग अलग चीज़ें जो हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो भी चीज़ें हैं, वो सोडियम के साथ अलग अलग क्रिया करते हैं। उसी दौरान देखिए क्या क्या क्रिया की है। सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन क्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाए हैं। जहरीला चीज़ है, ध्यान रखेंगे थोड़ा गर्म करने में। अगर नाइट्रोजन है तो, अगर सल्फर है तो सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। और अगर कोई हैलोजन है तो सोडियम हैलाइड बनाएगा। जैसे क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड ऐसा बनाएगा। जैसे NaCl बना लेगा, या NaBr बना लेगा, या NaI बना लेगा। बस ऐसे क्रियाएं होती हैं इसमें। तो आपने क्या किया, छोटा सा ट्यूब रहता है,
टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने सोडियम डाला, पदार्थ डाला, गर्म किया तो सोडियम में घुल के ये चीजें बनाए। कार्बन नाइट्रोजन ने सोडियम साइनाइड बना लिया, सल्फर ने सोडियम सल्फाइड बना लिया और हेलोजन ने सोडियम हैलाइड बना लिया। ये चीजें बना लिया उसने, ठीक है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हैं। अब सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। अब क्या करना है पता है आपको? वो जो टेस्ट ट्यूब टाइप का रहता है ना, उसको डिस्टिल वाटर में डाल के थोड़ा कुचल देते हैं उसको। वो टेस्ट ट्यूब को फोड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं घुल जाता। टेस्ट ट्यूब को फोड़ करके थोड़ा सा ऐसे ग्लास रॉड से ऐसे घोल दिया जाता है उसको, और फिर उसको उबाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं सोडियम के साथ, वो चीजें पानी में घुल जाती हैं, ठीक। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उसको फ्यूजन ट्यूब भी कहते हैं जिसमें हमने किया। अब पानी में ये चीजें घुल गई हैं, मान लो सोडियम साइनाइड घुल गया है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फाइड है, घुल गए पानी में। अब इनमें इन चीजों का परीक्षण करना है कि ये चीजें कौन कौन सी बनी, क्योंकि अभी हमने बन गए हैं बोल रहे हैं, हमको पता थोड़ी कि सारी चीजों में क्या क्या चीज बनी है। हो सकता है तीनों चारों चीजें बनी हो सकता है दो ही चीज बनी हो सकता है एक ही चीज बनी हो। तो उसमें क्या चीज बनी, तो वो चीज उपस्थित है। अगर सोडियम सल्फाइड बनी है और उसमें उपस्थित है का मतलब कार्बनिक पदार्थ में सल्फर था। लेकिन अगर सोडियम साइनाइड नहीं बना है तो नाइट्रोजन नहीं था। ऐसा हमको परीक्षण करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन था तो उसका परीक्षण करेंगे आप उस जल में, ठीक है। अगर नाइट्रोजन था तो सोडियम साइनाइड बना है, और साइनाइड बना है तो उसका परीक्षण हमको मिलेगा, सीधा सा बात है। तो जो पानी में घोले आपने गर्म करके मिला करके, उस निष्कर्ष को आयरन सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है, ये FeSO4 के साथ उबालकर विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। तो इससे प्रूशियन ब्लू कलर बनता है। अब देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन है, ठीक है। ये देखिए, अगर विलयन में साइनाइड है तो आयरन के साथ क्रिया करके ये साइनाइड फेरोसाइनाइड कंपाउंड बनाएगा। ये फेरोसाइनाइड है, और फेरोसाइनाइड आगे चल के फेरिक फेरोसाइनाइड कंपाउंड बनाएगा जो कि ब्लू कलर का रहेगा। तो अगर आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, थोड़ा सा गहरा, मतलब हल्का गहरा रंग होता है इसका, अगर ये रंग मिलता है इसका मतलब साइनाइड था विलयन में, मतलब नाइट्रोजन था उस कार्बनिक पदार्थ में, इसका ये मतलब हुआ। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा। प्रूशियन ब्लू कलर का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। सोडियम बनाना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। सोडियम साइनाइड आयरन 2 सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनेडोफेरेट बनाता है। ये देखिए इसका पूरा नाम बना रहा है, सोडियम हेक्सासाइनेडोफेरेट बनाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन 2 आयरन 3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट के साथ मिलकर अभिक्रिया करके आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 यानी कि फेरिफेरोसाइनाइड बनाता है, जिसका रंग प्रूशियन ब्लू होता है, ठीक है। तो ये क्रियाएं हमने बताया अभी आपको कि कैसे पहले आयरन साइनाइड के साथ क्रिया करके हेक्सासाइनिडोफेरेट बनाया। ये देखिए हेक्सासाइनिडोफेरेट ये कंपाउंड बना, फिर ये और आयरन के साथ क्रिया करके फेरिक हेक्सासाइनिडोफेरेट बनाता है, ये जो प्रूशियन ब्लू कलर का होता है।
इससे नाइट्रोजन की उपस्थिति साबित हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब है सल्फर का परीक्षण। हम उसमें सल्फर को कैसे टेस्ट करेंगे? देखिए, तो जो आपने घोल बनाया था, वो ट्यूब को फोड़ के ऐसे पानी में घोल के जो घोल बनाया था जिसमें सोडियम और कार्बनिक पदार्थ मिक्स हुए थे, सोडियम संगलक निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर लेड एसीटेट मिलाने पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बने तो सल्फर की उपस्थिति पुष्टित होती है। ये देखिए क्या किया हमने, एसिटिक अम्ल डाल के थोड़ा अम्लीकृत कर दिया, फिर उसमें लेड एसीटेट मिलाया हमने। लेड एसीटेट मिलाने पर इसका जो लेड है वो सल्फर के साथ क्रिया करके लेड सल्फाइड बनाएगा तो काला रंग मिल जाएगा। तो अगर सल्फर रहेगा तो एक काला रंग आपको इस प्रक्रिया से मिलेगा। थोड़ा एसिटिक अम्ल डाले, फिर लेड एसीटेट डाले, काला रंग मिल गया, बस खत्म बात, तो हो गया सल्फर। ठीक है, अब एक और प्रक्रिया इसमें देख लेते हैं जिसमें सल्फर की उपस्थिति को हम प्रूफ कर सकते हैं। सोडियम संगलक निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ अभिक्रिया करने पर बैंगनी रंग का बनाना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखिए, अगर आपने सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का प्रयोग किया तो इसमें ये आपको आयन मिलेंगे जो सल्फर के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, पेंटासाइनो नाइट्रोफेरेट ये कंपाउंड है जो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ मिलेगा आपको, तो सल्फर के साथ क्रिया करके ये कंपाउंड बनाएगा जो बैंगनी कलर का रहेगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही जब उपस्थित हों तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है, जो आयरन 2 सल्फेट के साथ गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न करता है। मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थित होने पर के कारण प्रूशियन ब्लू थोड़ी छींक आ गई थी। मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थित होने के कारण प्रूशियन ब्लू रंग नहीं बनाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये टेक्स्ट आपको याद कर लेना है। दोनों चीज उपस्थित होगा, अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो सोडियम थायोसाइनेट बन गया, क्योंकि थायो का मतलब है सल्फर और साइनेट का मतलब है साइनाइड, तो साइनाइड भी बना और सल्फर के साथ जुड़ गया। तो ये आयरन 2 सल्फेट के साथ गर्म करोगे तो लाल रंग मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए, आपने जब सोडियम के साथ गर्म किया तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर सब एक साथ मिलकर के सोडियम थायोसाइनाइड बना लिया, और जब आयरन 3 के साथ गर्म किया आपने तो फिर ये रक्त की भांति लाल रंग दिया, जो फेरोथायोसाइनेट के कारण से होता है। ये इसमें दोनों की उपस्थिति साबित हो गई, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी। यदि सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संगलन में किया जाता है तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है। ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा सोडियम ले लोगे ना तो फिर आपको साइनाइड और सल्फाइड दोनों की उपस्थिति अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि ये जो सोडियम थायोसाइनेट बना पहले, वो और सोडियम के साथ क्रिया करके फिर सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड अलग अलग बना लेता है, तो फिर आपको अलग अलग क्रिया करने पर इनकी पहचान हो सकती है। लेकिन अगर सोडियम की मात्रा कम डाले हो तो फिर आपको सोडियम थायोसाइनेट की उपस्थिति टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो विघटित नहीं होगा। अब है हेलोजनों का परीक्षण। हेलोजन, इनका परीक्षण हम कैसे करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चीजें हैं या नहीं हैं, उनका उपस्थिति आप कैसे चेक करोगे। तो सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 मिलाते हैं, AgNO3, तो इससे आपको सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन मिल जाएंगे। क्या किया हमने,
वो जो निष्कर्ष निकाला था, वो जो घोला था, उसमें आपने थोड़ा नाइट्रिक अम्ल फिर सिल्वर नाइट्रेट डाला। तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति को, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए समझ लीजिए क्या क्या हुआ। हमने जो सोडियम संगलत लिया था, घोल लिया था पानी में, उसको उबाल करके, है ना, उसमें हमने थोड़ा नाइट्रिक अम्ल डाला, थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट डाला। अब इसमें अवक्षेप मिलेगा आपको, या तो सफेद अवक्षेप मिलेगा या पीला अवक्षेप मिलेगा। अगर आपको सफेद अवक्षेप मिला जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर वो अवक्षेप घुल जाता हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने अवक्षेप को डाला तो वो घुल गया सफेद अवक्षेप, तो फिर वो क्लोरीन की उपस्थिति को साबित करता है कि श्वेत अवक्षेप मिला और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल गया तो वो क्लोरीन है। लेकिन मान लो आपको पीला अवक्षेप मिला, तो पीला अवक्षेप में क्या होगा, अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कम घुलता है, पीला अवक्षेप कम घुला, तो ब्रोमीन है, और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जरा भी नहीं घुला तो वो आयोडीन है। ठीक है, श्वेत अवक्षेप मिला, और अगर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूरा घुल गया तो क्लोरीन है। पीला अवक्षेप मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कम घुला तो ब्रोमीन है, बिल्कुल नहीं घुला तो आयोडीन है। मतलब जो भी अवक्षेप मिलेगा ना, उसको हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल के देखना है। श्वेत वाला घुला तो क्लोरीन, पीला वाला कम घुला तो ब्रोमीन, बिल्कुल नहीं घुला तो आयोडीन। ऐसा ये देखिए, यहां पर थोड़ा समझ लीजिए कि जो हैलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीडीन, ये सिल्वर के साथ मिला करके सिल्वर हाइलाइड, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड ऐसा बनाया हुआ है। वही अवक्षेप निकलेगा, पीला या सफेद अवक्षेप। ठीक है, यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर की उपस्थिति होने की स्थिति में उपयुक्त परीक्षण के पूर्व सोडियम संग्रह निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाए। अगर आप हैलोजन की उपस्थिति टेस्ट करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड को अलग करना पड़ेगा, विघटित करना पड़ेगा। तो पहले उसको नाइट्रिक अम्ल में डाल के उबाल देते हैं तो साइनाइड सल्फाइड विघटित होकर के नष्ट हो जाते हैं। अगर उसको रखेंगे ना तो फिर हैलोजनों के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो साइनाइड सल्फाइड को आपको पहले हटाना पड़ेगा कंपाउंड में से। ठीक है, अब है फास्फोरस का परीक्षण। उसमें कार्बनिक पदार्थ में फास्फोरस है कि नहीं, इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे। ऑक्सीकारक सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फास्फोरस फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले आपने सोडियम पेरोक्साइड डाला, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड होगा NaH2, ये सोडियम पेरोक्साइड हो गया, सॉरी NaO2, ठीक है, Na2O2, ये हो गया सोडियम पेरोक्साइड। इसके साथ गर्म करेंगे तो जो फास्फोरस है वो फॉस्फेट में, यानी कि फास्फोरस जो है PO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीजन उसमें चला गया। विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मॉलिब्लेडेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनता है जो फास्फोरस की उपस्थिति को निश्चित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने कि जो सोडियम निष्कर्ष आपने लिया था उसमें सोडियम पेरोक्साइड डाल करके गर्म किया, ठीक, तो फास्फेट बन गया। फिर इसमें नाइट्रिक अम्ल मिला के उबाल दिया तो पीला रंग या उसका अवक्षेप बनता है, तो फास्फोरस फिक्स हो जाता है वहां पर है करके। देखिए कैसे वो, जब आपने फास्फोरस के साथ सोडियम पेरोक्साइड डाला तो सोडियम फॉस्फेट बना। इसको पहले नाइट्रिक अम्ल के साथ आपने क्रिया कराई
तो ये फास्फोरिक अम्ल बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ये जो फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 है, ये फिर इसका क्रिया कराते हैं अमोनियम मॉलिब्लेडेट के साथ। ये अमोनियम मॉलिब्लेडेट है, इस नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ही क्रिया कराते हैं। तो ये देखिए अमोनियम फास्फोमॉलिब्लेडेट, ये आयन मिला आपको, ठीक है, और ये पीले रंग का अवक्षेप देता है, तो इसमें फास्फोरस की उपस्थिति निश्चित हो गई। और ये जो है अमोनियम नाइट्रेट और जल बना है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्रिया कराई और आपको फास्फोरस की उपस्थिति मिल गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब एक आखिरी क्लास शायद और लगेगा ये चैप्टर खत्म होने में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।